like we have completed almost the 50% of the C programming aspect, uh, and then we are left with a few more points or important topics related to C, and then we'll move forward to the data structure part. Okay, so basically your syllabus comprises of two different subjects altogether. The first aspect is the C programming part, and the remaining aspect is of data structure. Again, data structures practical or the programs will be an extension of the C language itself. मतलब उसका जो भी प्रोग्रामिंग होगा डेटा स्ट्रक्चर का हम लोग सी पे ही करेंगे. So that's why the priority is on C. Okay, now we have spent ample amount of time in discussing the logic and the structure of a C language. uh, हमने एक assumption लिया कि we are the first time or the beginner level पे हम लोग start कर रहे हैं, and we have moved quickly. आई होप सो कि अब तक हम लोग जो भी टॉपिक्स क्लियर किए हैं उसमें कोई डाउट्स नहीं होगा. नो सर, अभी तक तो नहीं. From theoretical point of view, yes, there might not be much of a doubt because of two reasons. uh, One primary reason is that I think uh, as a student आप लोगों को और जितना उसमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए वो नहीं हो रहा है शायद. You all are not able to give that much amount of time into this subject as required. Second thing is uh, from practical's perspective, uh, we all must, as a teacher, as a student, both, we all must always look forward to the problems which are relatable to real life problems. उसका एक एस्पेक्ट हम लोगों ने एक असाइनमेंट के तौर पे शेयर किया था, द क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिपार्टमेंटल स्टोर वन. तो उसमें इश्यूज आए कि सर, आई थिंक खुशी का इशू आया था कि सर क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है लेकिन स्टार्ट कैसे करें या उसमें क्या इम्प्लीमेंट करें वो नहीं हो पा रहा है. Again, I think Prerna, you also tried somewhere down the line. I think your यस laptop सर, was not मैंने working. हाँ मैंने किया सर. बाद में काफी कुछ हुआ लेकिन काफी पॉइंट्स भी बचे हुए हैं जो मैं पूछना चाहती थी. Okay, so if you want to ask something, please, this is the time. सर एक मिनट. सर उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये आ रहा था, मैं नेस्टेड स्विच से उसको सॉल्व कर रही थी. जैसे मेन्यू सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कहते हैं कि स्टोर में जाते हैं साथ ही वो नाम पूछेंगे एंड ग्रीट करेंगे. Mhm. तो वो होने के बाद जब मेन्यू आपको दिखाया जाता है, वो मेन्यू दिखा रही है, वहाँ पे सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आ रहा था कि वो लिखा हुआ था या फिर वो मेन्यू का नंबर दे करके प्रोडक्ट सेलेक्ट करे, या फिर वो प्रोडक्ट का जो नाम है वो दे करके प्रोडक्ट सेलेक्ट करे. तो मैं प्रोडक्ट का नंबर देकर तो सेलेक्ट कर पा रही हूँ केस में, जैसे 1 में है तो 1 का ये, बट वो उस नाम से कैसे सेलेक्ट करेंगे वो नहीं समझ में आ रहा था. Okay, so I'm और discussing this. Yeah, please, Prerna, please, हाँ, बोलिए. दूसरा एक और इशू आ रहा था सर. जैसे मान लीजिए आप नंबर देकर ही सेलेक्ट कर लिया. मान लीजिए पहला सोप है तो सोप सेलेक्ट कर दिया, देन उस केस 1 में गए तो वहाँ पे सारे सोप के ब्रांड्स आए, ब्रांड्स के साथ उसका इंडिविजुअल एक क्वांटिटी का जो एक प्राइस आता है वो. और मान लीजिए वो 2 या 3 जितनी भी क्वांटिटी में लेते हैं उसका सम. यहाँ पे फिर एक इशू आ रहा था कि ये जो सम आ रहा है उसको हम कैसे स्टोर करके रखें एंड देन गो बैक टू द मेन मेन्यू. ये कैसे जानना है कि अगर यहाँ मेरा ये सोप वाला डिपार्टमेंट मतलब इतना मेरा खत्म हो गया, अब मुझे वापस से टूथपेस्ट परचेज करना है तो मुझे वापस से मेन मेन्यू में जाना होगा. तो ये कैसे जाएंगे? ये 3-4 प्रॉब्लम्स जो थे वो बहुत बड़े प्रॉब्लम थे जो समझ में नहीं आ रहे थे कैसे करने हैं. Okay, स्क्रीन पे डिस्कस करते हैं. So we are considering few examples like soap है ऑप्शन में हमारे पास. Then we have चलो इधर ही कर लेते हैं इसी लाइन पे. सोप है. Then we have shampoo. Okay.
and then we have, let's say, biscuits. Okay, ऐसे करके हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं आइटम्स के. सो जहाँ तक हमको याद आ रहा है, इफ आई कैन रिकॉल द क्वेश्चन, या अगर हम लोग उस तरह का क्वेश्चन भी अगर फ्रेम करते हैं, लेट्स से वी गो टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर टू बाय समथिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस कि व्हाट डू यू वांट टू परचेज. आप सोप लेना चाहते हो, शैम्पू लेना चाहते हो, बिस्किट्स लेना चाहते हो, वॉशिंग पाउडर लेना चाहते हो. सो आइटम्स नेम मस्ट बी देयर. ओके, सो इन दिस ऑर्डर वी हैव मेंशन्ड द नेम्स के फर्स्ट आइटम इज सोप, सेकंड आइटम इज शैम्पू, थर्ड आइटम इज बिस्किट्स, एंड सो ऑन, फोर्थ फिफ्थ सिक्स जा सकता है हमारा. इसके बेसिस पे आप, लेट्स से आई वांट टू सेलेक्ट सोप, कि मैं सोप परचेज करने आया था अभी. सो आई विल सेलेक्ट वन एज द ऑप्शन, प्रिफर्ड ऑप्शन. ये वन सेलेक्ट करने से वो सोप आ जाता है. द मोमेंट आई सेलेक्ट अ प्रोडक्ट सोप, ओके, सो उसके अंदर हमको फिर से ऑप्शन मिल सकता है अबाउट द ब्रांड. लाइक आप कौन से कंपनी का या कौन सा सोप खरीदना चाहते हो. लक्स वुड बी देयर एट वन, डेटॉल माइट बी देयर, okay, at 2. Then we might be having, let's say, Park Avenue or something like that. इस तरह से हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं. इसमें भी हम लोग मल्टीपल ऑप्शंस दे देते हैं. ओके, सो first of all user has to decide upon the product which he or she wants to purchase. तो 1 2 3 प्रेस करने से वो क्या है, ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है. प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या मिल रहा है ऑप्शन, कौन उस प्रोडक्ट का कौन सा ब्रांड या कौन सा नाम का सोप या शैम्पू परचेज करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल हम लोग सोप सेलेक्ट किए तो हमारे पास नया ऑप्शन क्या खुल गया. वन प्रेस करोगे तो लक्स सोप है, टू फॉर डेटॉल एंड थ्री फॉर पार्क एवेन्यू एंड सो ऑन. अगेन इफ आई एम सेलेक्टिंग, लेट्स से टू, सो सोप के अंदर आई एम सेलेक्टिंग डेटॉल. उसके बाद जो थर्ड चीज हमसे मांग रहा है वो, दैट इज क्वांटिटी. ठीक है, quantity, how much of that product you want to purchase, how much of that product you want to purchase. Now let's say quantity हम लोग एक वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं, q या qty something like that. quantity में we are mentioning, let's say 3. I want to purchase 3 Dettol soap. Okay, 3 Dettol soap. जैसे ही हम ये चीज को डालेंगे, ये क्या करेगा सिस्टम, as it has the information that the cost of Lux soap is, let's say, 10 rupees. Cost of Dettol soap is 20 rupees. And for Park Avenue, we have, let's say, 25 rupees for each soap. Okay. ये चीज हम लोग कहीं पे फीड करके रख देंगे कि हर एक प्रोडक्ट का, उसके स्पेसिफिक ब्रांड का ये कॉस्ट है एक प्रोडक्ट का. So depending upon how much quantity user is giving, that has to be multiplied with the cost. So since we have selected Dettol, so 20 rupees of each soap and total quantity is 3. So 20 into 3 will give you 60. See, ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि हम कैलकुलेट कब कर रहे हैं. अगर आप ये इमेजिन कर रहे हो कि नहीं मैं पहले सारा आइटम इकट्ठा कर लेता हूँ, सोप है, बिस्किट्स है, डिओड्रेंट्स है, फेस वॉश है, ये सारे को हम एक साथ डाल लिए, उसके बाद हम बिलिंग करेंगे. सो वहां पे प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इश्यूज आएगा, बिकॉज वी हैव टू अगेन गो बैक टू वॉट एवर आइटम्स हैव बीन परचेज. प्रोग्रामिंग में ये लिमिटेशन भी आ जाता है कि अगर आप कर रहे हो तो रियल टाइम पे कर जाओ. ये अगेन एक मेरिट भी होता है, कहीं कहीं जगह पे डिमेरिट भी हो जाता है. रियल टाइम का मतलब क्या है, द मोमेंट यू कीप ऑन सेलेक्टिंग द आइटम्स, बिल उसी टाइम पे रियल टाइम पे जनरेट होता चला जाता है. यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हमारा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जब बनता है कि आप प्रोडक्ट को बिलिंग में पेमेंट से पहले आप चाहे तो बिल से या कार्ट में से प्रोडक्ट्स को हटा भी सकते हो, तो वो कॉस्ट इक्वली क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. राइट. तो दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच कि हमने एक आइटम सेलेक्ट कर लिया, उसके क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिए और वहां पे उसका प्राइस दिखा दे रहा है. ये तो हुआ कि जब मैंने एक आइटम सेलेक्ट किया. इफ आई वांट टू गो बैक एंड सेलेक्ट वन मोर आइटम या फ्यू मोर आइटम्स, अगेन वी हैव टू डू द प्रोसेस अगेन एंड अगेन. ऑप्शन वन पे जाना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट
स्विच में जाना पड़ेगा जहाँ पे अगेन ऑप्शन रहेगा 1 2 3 इस तरह से। सो दिस एंटायर स्विच केसेस, ओके, ये मेरा पहला स्विच केस हो सकता है आइटम्स के लिए। सेकंड स्विच केस हो सकता है या मल्टीपल स्विच केसेस उसके अंदर हो सकते हैं आइटम के प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कि कौन से नाम का आप प्रोडक्ट लेना चाहते हो। सो सोप के लिए एक स्विच केस बन सकता है, शैम्पू के लिए एक स्विच केस बन सकता है, बिस्किट्स के लिए एक स्विच केस बन सकता है। और ये सारे सोप, शैम्पू एंड बिस्किट जो ये अकेले अपने एक स्विच केस के अंदर आएंगे। So this program can create ample number of switch cases or nested switch cases। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बिकॉज बात सिर्फ यहाँ नहीं कि हम एक बार सेलेक्ट करके छोड़ दे रहे हैं, यूजर का मन करे तो वो दोबारा रिविजिट करके दूसरे आइटम्स को भी सेलेक्ट कर सकता है। एंड यस, दैट ऑप्शन मस्ट ऑलवेज बी प्रेजेंट ओवर देयर कि यूजर को जब जरूरत पड़े तो वो बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द फाइनल बिलिंग वो सारे आइटम्स को दोबारा विजिट करके परचेज कर सकता है। अगर उसका मन करे तो वो सोप में दोबारा जा करके फिर से नया सोप खरीद कर सकता है। ठीक है, तो एक आइटम को मल्टीपल टाइम्स विजिट किया जा सकता है। तो इस पूरे स्विच केसेस को आप एक लूप के अंदर इमेजिन कर सकते हो, जहां पे आप लूप को चलाओगे 1 एंड 0 के फॉर्मेट। मतलब क्या हो गया, आप ये सारा आइटम सेलेक्ट कर लेने के बाद यूजर से बोलोगे डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस 1, अदरवाइज प्रेस 0। So let's say the moment user presses 1, it reflects that कि user चाहता है वो continue करे, isn't it? तो 1 प्रेस करने से हम लोग वापस लूप में जाएंगे और पूछेंगे कि क्या वो वेरिएबल जिस पे लूप चल रहा है वो अभी भी 1 के बराबर है। If it's still 1, then continue the process again and again. The moment it becomes 0 or any other value apart from 1, तो वो फॉल्स दिखा देना चाहिए और उससे बाहर निकल करके वो सीधे प्रिंट कर दे फाइनल आइटम्स एंड बिल को। ये जो मैंने बात अभी डिस्कस किया, दिस इज ट्रूली इमेजिनेटिव एज पर द क्वेश्चंस डिमांड। दिस इज नॉट द ओनली वे बाय विच यू कैन सॉल्व दिस प्रोग्राम। आप थोड़ा और मेहनत करोगे तो शायद हो सकता है वहां पे आपको पता चल जाए क्या कि ब्रेक और कंटिन्यू के कॉम्बिनेशन से भी इस प्रोग्राम को हम लोग बना सकते हैं, लूप का जरूरत शायद ना ही पड़े। ठीक है, लूप का जरूरत शायद ना पड़े, प्योरली हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे, मतलब स्विच केसेस एंड इफ एल्स इफ या नेस्टेड इफ या इफ एल्स, इन पे हम लोग अपना अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम फ्रेम कर सकते हैं। सो एज अ प्रोग्रामर, एज अ स्टूडेंट, आप लोग को ट्राई करते रहना चाहिए। और अगर नहीं बनता है तो काइंडली इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग उस कोड को शेयर कीजिए, शेयर इट विथ मी, सो दैट उसमें जो डिमेरिट्स या जो शॉर्टफॉल्स रह जा रहा है जिसके चलते प्रॉब्लम शायद बन नहीं पा रहा है, उसको हम बता पाएंगे क्लियरली। ओके, सो ये क्या विजुअलाइजेशन समझ में आया प्रेरणा? अब हो पाएगा क्या? जी सर, ये मैंने स्विच बनाया है 3 केस। मेरा जहाँ तक प्रोग्राम बना हुआ है उसमें, जहाँ तक मैंने कोड लिखा है उसमें है कि मैं प्रोडक्ट भी किसी भी, वही है कि एक नंबर ही, वो प्रोडक्ट का नाम से सेलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन प्रोडक्ट का नंबर से मैं सेलेक्ट कर पा रही हूँ कि हाँ ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, वो हो जा रहा है। फिर ब्रांड भी सेलेक्ट हो जा रहा है, क्वांटिटी होने के बाद टोटल प्राइस जो आएगा सोप का वहाँ तक मेरा हो जा रहा है। बस वही था, वो वापस से रिटर्न जो मेन्यू में जाना है, मेन मेन्यू में, उस चीज़ के लिए। तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि गो टू स्टेटमेंट पढ़ा था बीसीए में, वो मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा था। एंड ब्रेक कंटिन्यू भी जी आपने कहा वो यूज़ हो सकता है, तो उस पे करूँगी मैं। ये सारा मेरा हो गया है सर, जितना आप 3 आपने बताया ना, ये स्विच केसेस में मैं प्रैक्टिकल भी करके देख रही थी, रन करके। तो हाँ, यहाँ जो भी अमाउंट डाल रही हूँ या इस केस का ये नंबर डाल रही हूँ, तो मैंने 3 स्विचेस बनाए हैं ए बी करके, पहले तो सारा मेन्यू तो वो वहाँ तक हो जा रहा है। मैं आगे एक बार ट्राई करूँगी सर, फिर प्रॉब्लम आएगा तो मैं कोड आपसे शेयर कर लूँगी। श्योर। सरिता आप भी ट्राई करो, ठीक है, यस, डेफिनेटली ये प्रोग्राम हम लोग, चलो ठीक है, हम लोग को हो सकता है 2-3 अटेम्प्ट लगेगा लेकिन बन जाएगा। ठीक है। यस सर। ओके, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक बात ये अभी प्रेरणा बोल रही थी तो पता चला कि शी थॉट ऑफ के गो टू स्टेटमेंट से कर सकते हैं।
go to statement is strictly prohibited or restricted to be used in any programming language. The moment you use go to statement, the program becomes vulnerable, unstable. ठीक है, go to एक बहुत मतलब क्या बोले, एक्टिव कंपोनेंट हुआ करता था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, और उसके बेसिस पे प्रोग्राम्स भी बनते थे और रन भी करते थे। बट गो टू स्टेटमेंट क्या करता है, प्रोग्राम्स को इतनी बार जंप कराता है, लाइंस को कहीं से भी बीच में से ब्रेक करके, कि गो टू लाइन नंबर 26, तो 26 में आ गया, अभी 26 में है, फिर नेक्स्ट 2 लाइन के बाद उसको लिखा गया गो टू लाइन नंबर 2, तो वो 2 में चला गया। तो ये जो जंपिंग लेता था रैंडमली, इसके चलते प्रोग्राम के लॉजिक पे असर पड़ता था। उसका अगर पूरा वर्कफ्लो देखा जाए, तो वो विजुअलाइज़ करने में या कॉन्सेप्चुअलाइज़ करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती थी कि एक्चुअली कहाँ-कहाँ तक जा रहा है। ठीक है ना? और वो बहुत स्टैटिक नेचर का होता था कि जहाँ पे आप रिस्ट्रिक्शंस लगा देते थे कि आपको पता है कि इस एक्टिविटी के बाद यही जंप कराना है। आप पूरा स्पेसिफाई कर देते कि गो टू पर्टिकुलर लाइन नंबर। ठीक है? तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ब्रेक एंड कंटिन्यू का कॉन्सेप्ट थोड़ा जाकर के पढ़ो कि कंटिन्यू को हम कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन अगर उससे नहीं हो पाएगा तो लूप तो हमारे पास है ही, तो लूप से भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। वन सजेशन दैट आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल, कि चलो ठीक है, प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि नेस्टेड स्विच जैसा लग रहा है। यू स्टार्ट विथ बेसिक स्विच ओनली, कि आप फर्स्ट सोप, शैम्पू, बिस्किट्स वो वाला बना लो, और उसमें आप प्राइस डाल दो कि अगर यूजर ने सोप सेलेक्ट किया है, क्वांटिटी डालेगा सोप का, ब्रांड से कोई मतलब नहीं हम लोग, वो सोप सेलेक्ट किया, क्वांटिटी सेलेक्ट किया, उसका प्राइस आ जाएगा और बिल जनरेट हो जाना चाहिए कि यूजर ने सोप परचेज किया है, 3 क्वांटिटी है, फाइनल अमाउंट इज दिस मच। ठीक है, ये सिंपल है। ये इसलिए हम बोल रहे बनाने क्योंकि ये प्रोग्राम जब सक्सेसफुली रन कर जाएगा, सो विल हैव अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि एटलीस्ट माय बेसिक नॉलेज या बेसिक लॉजिक इज क्लियर। अब हमको इस पे और फर्दर कॉन्सेप्ट्स को इनपुट इनपुट करवाना है। ठीक है, ये चीज है। तो गो स्लो, बट बन जाएगा तो काफी सही रहेगा। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। सो आई थिंक प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नंबर्स के साथ लूप के कॉन्सेप्ट को डील किया था। वी अंडरस्टूड अबाउट आई थिंक रिवर्सिंग अ नंबर, सम ऑफ डिजिट्स। व्हाट एल्स डिड वी ट्राई प्रीवियस क्लास? सर रिवर्स नंबर था, सम ऑफ डिजिट्स था, काउंट द ऑड डिजिट्स था, पैलिंड्रोमिक नंबर था, एंड अ नंबर टू चेक इट इज प्राइम और नॉट। या ना, सो इस तरह से अगर देखा है तो कई सारे नंबर्स हैं प्रैक्टिस करने के लिए। स्पेशल नंबर्स हम लोग बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग नंबर इज देयर, राइट? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज देयर, strong number, Armstrong number, neon number, ऑटोमॉर्फिक नंबर। जो नाम हमको याद आ रहे हैं मैं लिख दे रहा हूँ। ऑटोमॉर्फिक, मैजिक नंबर, डक नंबर। ठीक है, प्राइम पैलिंड्रोमिक भी होता है। ठीक है, और बहुत सारे नंबर्स होते हैं, स्पेशल नंबर्स। सबको डिस्कस करना क्वाइट इम्पॉसिबल, चैलेंजिंग टास्क है। इनमें से कुछ नंबर्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी, जस्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि ये काम करते कैसे। तो दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स, इधर मैथमेटिक्स में या साइंस में इनके साथ डील किया जाता है। इफ आई मे स्टार्ट विथ एमस्ट्रॉन्ग नंबर, बिकॉज इनमें सबसे आसान जो है वो एमस्ट्रॉन्ग नंबर ही आई थिंक समझ में आ रहा है। हैव यू गाइस एवर हर्ड अबाउट दीज नंबर्स? सरिता, क्या है स्ट्रॉन्ग नंबर या एमस्ट्रॉन्ग नंबर, कभी सुने हो पहले? सर केवल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में सुना है सर। हाँ बताओ ना क्या है। से सुना था। बोलिए, इसका आंसर क्या होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर?
Yeah, give an Armstrong example. हाँ सर, जैसे गिवन एग्जांपल ले लियो 121, तो इस नंबर में हमारे पास 3 डिजिट्स है। तो हम्म, और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हम लोग चेक कैसे करेंगे? हर जो पहला नंबर है वो 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब 3 बार हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2, देन प्लस 1 इंटू 1 टू 1। अगर ये इसका सम 121 के इक्वल आ जाता है, देन इट इज an Armstrong number, otherwise it is not. सही है प्रेरणा, आपने यही बोला शायद। A number is said to be Armstrong if the sum of cube of each digit is equal to the number itself. Yes, sir. Okay. Let's try to take an example of this. Let's say n is 371, if I'm not mistaken. This is an Armstrong number. How? Let's try to solve this one. Cube of 3, like 3 into 3 into 3 plus 7 into 7 into 7 plus 1 into 1 into 1. 3 का क्यूब कितना देता है हम लोगों को? 27, I think. Yes. 27. Then 7 cube gives us how much? कोई कैलकुलेट करके बताइए, 7 का क्यूब कितना देता है? 343, sir. 340, 1 का क्यूब हमें 1 देगा. So 343 plus 1 is 344 plus 27 is there. So it turns out to be again 371. So yes, we can say that when a given number n is given the value of 371, तो हमारा लॉजिक जो है वो बताना चाहिए क्या कि गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एंड फॉर लेट्स से 370, फॉर 25, these are not your valid आर्मस्ट्रॉन्ग numbers. So definition क्या बोल रहा है? A number is said to be Armstrong if the sum of cube of each digit is equal to the number itself. सरिता, डेफिनेशन समझ में आ रहा है? एग्जांपल से रिलेटेबल है? यस सर। ठीक है. सो इसका लॉजिक में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अगर इस प्रोग्राम का लॉजिक बनाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? सरिता, आप बताओ. प्रेरणा, any idea, anyone? Kindly unmute yourself. सर, पहले नंबर अगर इनपुट ले लिया, उसके बाद जैसे हम लोग डिजिट एक्सट्रैक्ट करते थे ना, वैसे ही उसी फॉर्मूला से डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे मॉड्यूलो एंड डिवीजन से। तो जैसा 371 ही अगर एग्जांपल लेते हैं, तो 1 को पहले एक्सट्रैक्ट किया, अब जो हमारे पास x आएगा उसको हम लोग क्यूब फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, और उसको हम लोग एक किसी एक वेरिएबल में रख सकते हैं। देन Yes. देन फिर हम लोग वापस जाएंगे, तो फिर एक 7 एक्सट्रैक्ट करेगा, देन फिर उसके क्यूब को हम लोग रखेंगे। तो फिर यहाँ पे वेरिएबल अलग लेंगे या फिर एक ही वेरिएबल में काम चल जाएगा, वो देखने वाली बात है। Okay. So somewhere down the line, yes, your logic is quite correct.
हम लोग नंबर जो लेते हैं लूप चलाने के बाद उसमें डिजिट्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो डिजिट एक्सट्रैक्ट हो रहा है उसका पहले क्यूब कर ले रहे हैं, और इस तरह से हर डिजिट्स को निकालने के बाद उसका क्यूब करने के बाद एक सम वेरिएबल में हम लोग स्टोर करते जा रहे हैं। सो वंस ईच डिजिट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, उनका क्यूब निकालने के बाद सम अगर हम कर देते हैं, फाइनली ये सम अगर मेरे ओरिजिनल नंबर के से बराबर है, देन यस द गिवन नंबर इज सेड टू बी आर्मस्ट्रॉन्ग। इसमें भी वही इशू आ रहा है जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ट्रिगर किया था, क्या कि ओरिजिनल नंबर जो है वो काम करते करते जीरो हो जाता है लूप में एग्जीक्यूट करते करते, तो हम लोग को इसका एक डुप्लीकेट वैल्यू बिफोर एंटरिंग इनटू द लूप हम लोग को वहां पे कर देना चाहिए। ठीक है, ये चीज है। सो डू वी रिक्वायर टू राइट द प्रोग्राम, या आप इसको ट्राई करोगे अपने से आप लोग? प्लीज टेल मी। सर ट्राई कर लेंगे सर। सरिता? यस सर, कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। हम्म, एक दो और लॉजिक देखते हैं। ओके, सो आई गो बैक टू अनदर वन, दैट इज स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। If the sum of factorial of each digit is a number is said to be strong if the sum of factorial of each digit is equal to the number itself. What do you mean by factorial of a number? सर फैक्टोरियल होता है एग्जाम्पल के तौर पे अगर 5 हमने एक नंबर लिया है तो उसका फैक्टोरियल हो जाएगा 1 into 2 into 3 into 4 into 5, वो उसका फैक्टोरियल ऑफ 5 दैट इज द नंबर 1 into 2 into 3 into 4 into 5। या करेक्ट। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, आइदर 1 टू उस नंबर तक चल सकते हैं मल्टीप्लाई करते हुए, या उस नंबर से डिक्रीज करते हुए 1 तक जाएंगे हर नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए। सो लेट्स से फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1, या फिर इनवर्स वे में जैसा कि आपने बताया कि 1 into 2 into 3 into 4 into 5। तो यू हैव टू फाइंड इट आउट कि ये लूप या ये मल्टीप्लिकेशन या फैक्टोरियल कैलकुलेशन कहाँ तक चलेगा। इफ द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर n हैज टू बी डन, तो n का वैल्यू यूजर क्या डालता है उसके बेसिस पे हमारा प्रोग्राम का लॉजिक पूरा डिफाइन होगा। अगेन फैक्टोरियल इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, 3 से 4 लाइन का लॉजिक में ये प्रोग्राम बन सकता है। तो हमने हर डिजिट को एक्सट्रैक्ट किया या डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, एंड वंस अ डिजिट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, वहां पे हम लोग उसका क्यूब निकाल लेते हैं, और उस क्यूब को हम लोग सॉरी क्यूब नहीं निकाल, फैक्टोरियल निकाल लेते हैं, और फैक्टोरियल निकालने के बाद उसका रिजल्ट को सम में ऐड कर देते हैं। So we keep on doing the process for each digit once all the digit has been extracted। तो हम लोग वहां पे सबका क्यूब निकालने फैक्टोरियल निकालने के बाद जो समेशन करते हैं, ये समेशन वैल्यू अगर मेरा ओरिजिनल नंबर से मैच करता है, then that is said to be a strong number। Let's try to take an example। n equals I think 145। Let's see। So 145 में करना ये है हम लोगों को, ठीक है, 1 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल। 1 factorial will be giving you the value as 1। 4 का फैक्टोरियल will give you 4 into 3 into 2, that is 4 3 is 12, 12 into 2 is 24। So 1 plus 24, इसको कहीं कोई नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, 1 plus 24, एंड 5 का फैक्टोरियल हमें देता है 120।
So 120 plus 24 is 144 plus 1 is 145. Got it? कि इस तरह से इवेल्युएट करने से रिजल्ट जनरेट कर। तो 145 तो आगे अब हम लोग कंपेयर करना है कि ओरिजिनल नंबर के बराबर है या नहीं। बट सिंस while the execution of loop was going on, तो लूप में क्या हो गया, वो वैल्यू हमारा घटते घटते अल्टीमेटली टर्मिनेट हो 0 हो गया, जिसके चलते लूप से हम लोग बाहर निकल पाए। सो अगेन वी हैव टू क्रिएट अ डुप्लीकेट वैल्यू। जहां भी हम लोग को एक्टिविटी परफॉर्म करना ओरिजिनल नंबर पे, एंड एक्टिविटी के बाद हम लोग को उस ओरिजिनल नंबर से कंपेयर भी करना है रिजल्ट को, तो वैसे सिनेरियो में एक डुप्लीकेट वैल्यू हमेशा कंसीडर कर लेना चाहिए बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप। ओके, so these are few examples just I have considered over here. लूप में हम लोग n number of questions think about कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, but again we have a limited time. उसमें हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं एज असाइनमेंट। आपके ऊपर लोड थोड़ा बढ़ता जा रहा है क्योंकि असाइनमेंट्स अब धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। ट्राई टू कवर ऑल दीज क्वेश्चंस एज सून एज पॉसिबल। आइदर पेन पेपर पे खुद से लिख लीजिए या फिर सिस्टम पे ही रन करके देख लो। अगर रन कर रहा है, लॉजिक क्लियर है, देन नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, so kindly take a screenshot of these numbers, these special numbers, like neon number is there, automorphic, magic, duck, prime palindromic. प्राइम पैलिंड्रोमिक क्या है? अगेन एक नंबर को यूजर ने इनपुट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, है ना। हम लोग लास्ट क्लास चेक किए थे प्राइम नंबर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, देन रिवर्स दैट नंबर एंड देन सी क्या रिवर्स करने के बाद अभी भी ये नंबर ओरिजिनल नंबर के बराबर ही है। तो अगर ये दोनों केसेस को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या केसेस है? लेट्स से विल टेक एन नंबर 11। 11 इज अ प्राइम नंबर, वी ऑल नो, इजंट इट। अब 11 को अगर आप रिवर्स भी करते हो तो 11 ही मिलता है। सो दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ प्राइम पैलिंड्रोमिक। एनी डाउट? सर एक बार फिर No, से sir. बता दीजिए। अच्छा, एक बार फिर से बता दें, ठीक है। एक नंबर हम लोग लेते हैं, ठीक है। एक नंबर लेते हैं और उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे वो प्राइम नंबर है या नहीं। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? लास्ट क्लास डिस्कस किए थे, जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। तो वंस वी हैव चेक्ड एंड वेरीफाइड कि यस, जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है वो प्राइम नंबर है, तभी फिर हम क्या करेंगे, उसको पैलिंड्रोमिक चेक करेंगे, मतलब उस नंबर को रिवर्स कर देंगे। तो उस नंबर को पहले हम लोगों ने चेक किया कि प्राइम नंबर है या नहीं। अगर है तो ही चेक करो कि वो पैलिंड्रोमिक है या नहीं। अगर वो प्राइम नंबर है ही नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ता पैलिंड्रोमिक चेक करने का, बिकॉज दोनों का दोनों चीज होना जरूरी था। प्राइम नंबर भी हो और उसको रिवर्स करने से वापस से वही नंबर मिल जाए। 11 इज एन एग्जाम्पल। 17 इज अ प्राइम नंबर बट इट इज नॉट अ पैलिंड्रोमिक नंबर। 17 को आप रिवर्स करोगे तो आपको 17 नहीं मिलेगा, 71 मिल जाएगा। सो दैट इज व्हाई देयर आर वेरी फ्यू नंबर्स, आई थिंक शायद 11 ही सिर्फ है जो कि प्राइम पैलिंड्रोमिक है। ठीक है सरिता, अभी ठीक है? यस सर। ठीक है, हाँ। सो काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज थिंग्स। हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। सो लूप में तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोगों ने कवर अप किया। द इंटेंशन बिहाइंड गिविंग दीज वेरी बेसिक क्वेश्चंस या कॉमन क्वेश्चंस जो आप लोग शायद आगे बीसीए में या कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, जस्ट टू रिकैप या इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोग को चाहिए, स्केलेटन, यहाँ पे मेरा लॉजिक बिल्डअप का जो कॉन्सेप्ट है वो हम रेडी कर लिए हैं। अब आपको इसी तरह से विजुअलाइज करके चीजों को अपना प्रोग्राम अपने से बिल्डअप करना पड़ेगा। ओके, तो कई बार होता क्या है कि एग्जाम्स में या फिर अगर कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, वो डेफिनेशन हमको दे देगा एट मैक्स, या फिर बोल रहे हैं कि हाँ भाई मैजिक नंबर का एग्जाम्पल बना करके दिखाओ या उसका लॉजिक बिल्डअप करो। तो प्रोग्राम लिखना, शायद मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव होगा, प्रोग्राम लिखना मेरे लिए ज्यादा आसान है। लेकिन अगर सिर्फ लॉजिक लिखने बोल दी, जो कि बीच से होता है,
तो मैटर्स बिकम्स अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। बट वो क्या हम लोग का हैबिट बन चुका है, ऊपर हैश इंक्लूड हेडर फाइल्स लिखना, वॉइड मेन लिखना, फिर वेरिएबल्स डिक्लेयर करके फिर सारे इनपुट करा के अपना काम करना। तो हम लोग जब तक वैसा नहीं लिखते हम लोग को सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। बट कुछ लोग होते हैं कि जो सीधे लॉजिक से ही काम बना करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। नाउ वन न्यू टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, दैट इज अरे। नाम सुना है आप लोगों ने? यस। सर। ओके। हम ये नहीं पूछेंगे अरे है क्या चीज, कैसे काम करता है। मेरा सवाल ये है, अरे क्यों आया? why do we need the why do we need the importance, या why do we need array? हमारा प्रोग्राम चाहे वो नंबर बेस्ड हो या नॉन न्यूमेरिक बेस्ड हो, अब ये तो अच्छे से काम कर रहा है। एक वेरिएबल लेना हो, 6-7 वेरिएबल लेना हो, जितना भी वेरिएबल लेना हो, प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। अरे क्यों चाहिए? सर ये जो आप क्वेश्चन किए ना, उसी क्वेश्चन से मेरा एक क्वेश्चन अराइज हुआ था, क्योंकि लास्ट वाला जो हमारा असाइनमेंट था उसमें था कि आप कस्टमर से नाम लेंगे, तो चूंकि हम अगर कैरेक्टर डालते हैं तो वो नाम का सिर्फ फर्स्ट लेटर लेता है, वो सिर्फ एक कैरेक्टर लेता है। हम्म, हमें अगर सारा नाम प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमें एरे की जरूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली, कैरेक्टर अरे की जरूरत पड़ेगी सी। जी। तो ये कैरेक्टर के फॉर्म में तो सर यहाँ पे एक जरूरत पड़ती है, नंबर्स के फॉर्म में अभी नहीं पता सर। ओके, एक सिनेरियो आप लोग को डिपिक्ट करा रहे हैं, विजुअलाइज कीजिएगा। ठीक है, और शायद इसमें से आप लोग आंसर कर पाओगे ये क्या है। ये आंसर हम लोग को शायद उसी में निकल के आ जाए। इमेजिन वी हैव डिस्कस्ड प्रोग्राम जहाँ पे लेट्स से एक स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट कराना था, और जो भी 5 सब्जेक्ट मार्क्स उसने इनपुट किया उनका टोटल मार्क्स और एवरेज मार्क्स निकाल करके रिजल्ट प्रिंट कर देना था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या फेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फेल। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें लूप लग सकता है हमारा, इफ एल्स लग सकता है, जो भी लगता होगा वो अपनी जगह पे है। अगर एक स्टूडेंट के लिए था तो 5 सब्जेक्ट के लिए 5 वेरिएबल हम लोग कंसीडर कर लिए, टोटल मार्क्स के लिए एक, एवरेज मार्क्स के लिए एक, तो 7 वेरिएबल शायद इस प्रोग्राम में हमें जरूरत पड़ जाता। अब इमेजिन करो कि ये सारा का सारा काम आपके क्लास में अगर 55 स्टूडेंट्स या 60 स्टूडेंट्स या 100 स्टूडेंट्स हैं, अगर उन उतने स्टूडेंट्स के लिए है तो कितना वेरिएबल हमें चाहिए होगा? शर्त ये है, एक एक स्टूडेंट के पीछे हमारे पास 7 वेरिएबल लग रहा था, 5 सब्जेक्ट्स के लिए, एक टोटल मार्क्स के लिए, एक एवरेज मार्क्स के लिए। 7 वेरिएबल हम लोग को चाहिए था एक स्टूडेंट पे, और आपके क्लास में टोटल है 50 स्टूडेंट्स लेट्स से। तो 50 into 7 is how much? 350। ठीक है, 350 वेरिएबल्स आपको कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, 350 वेरिएबल्स आपको कंस्ट्रक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, 350 वेरिएबल्स का नामकरण करना, फिर उनको इनपुट कराने में यूज करना, फिर अगर कोई कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करना, और फिर आउटपुट में प्रिंट कराना। अगर हम मान लेते हैं कि हर स्टूडेंट के लिए हम लेते हैं M1 M2 M3 M4 M5, फिर आगे चलेगा M6 M7 ऐसे करके चलता चलेगा। दैट इज नॉट अ वेरी फिजिबल सॉल्यूशन। ये एक बहुत प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से सॉल्यूशन नहीं है। व्हाई? बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक नॉन टेक्निकल क्या है कि आप अगर 5-10 वेरिएबल का बात होता है आदमी लिख लेता है, 350 वेरिएबल आपको लिखने हैं, टाइम कंजम्पशन का इशू है। दूसरा, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि आप कहीं ना कहीं पर मिस्टेक कर जाते हो। आइदर आपका कंसंट्रेशन लूज आउट हो गया, या आप बोर हो गए, या माइंड में कुछ और चलने लगा जिसके चलते टाइपो एरर हो गया,
या यू मिस्ड आउट ऑन समथिंग, सम वैल्यू, और आप फ्लो में आगे काम करके खत्म कर दिए। सो द इशू अराइजेस इन दिस कि इतना सारा वेरिएबल हम डिक्लेयर कैसे करें, इसे कौन लिखेगा मेरे बिहाफ में। ऑल्सो सेकेंड थिंग इज दैट, जो कि टेक्निकल रीजन है, कि व्हेनेवर वी ट्राई टू सेव द वेरिएबल्स, हम लोग जब वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं मेमोरी में, वो रैंडमली मेमोरी एलोकेट हो जाता है। अगर हम M1 से लेके M5 तक 5 वेरिएबल लिए कंसीडर कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं कि ये पांचों के पांचों वेरिएबल का वैल्यू साइड बाय साइड एलोकेट हो रहा होगा। अगर हमें ये प्रोविजन मिल जाता कि सारे वेरिएबल वन आफ्टर अनदर साइड बाय साइड इस तरह से प्लेस्ड हो रहे हैं, तो हम लोग शायद इसको कंसीडर कर लेते कि चलो ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर होगा तो हम लोग सह लेंगे, उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, या आई बी एट मोस्ट एट द बेस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन लेवल, हम इसको पूरा बैठ के घंटों लगेगा समय हम बना लेंगे। सो टाइम पर्सपेक्टिव से भी सही नहीं लग रहा है, स्पेस ऑक्यूपेंसी के पर्सपेक्टिव से भी सही नहीं लग रहा है। अगेन 350 वेरिएबल्स को लिखना, फिर उसको याद भी रखना, इट इज अगेन अ चैलेंजिंग टास्क। आपको अगर 10 वेरिएबल याद हो जाए बहुत बहुत बड़ी बात होती है, यहाँ पे 350 वेरिएबल्स का हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं, तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वेरिएबल्स का जो शॉर्टकमिंग्स था, या मल्टीपल वेरिएबल्स जहाँ पे लेना पड़ जाता, वहां पे एक सॉल्यूशन क्या दिखाई दिया कि जब आप मार्क्स कंसीडर कर रहे हो 350 स्टूडेंट्स का, तो मार्क्स तो सबका या तो इंटीजर टाइप होता होगा या फ्लोट टाइप होता होगा, और तो कोई रास्ता नहीं है। तो आप अगर सभी मार्क्स का एक ही टाइप इमेजिन करते हो, आइदर फ्लोट और इंट, so instead of taking so many different variables, you convert, you occupy a larger amount of memory by a single name. आप एक larger chunk of larger area of memory को occupy कर लो एक नाम के द्वारा। So this is what array means. Yeah, this is what, yeah, why we require array in order to overcome the limitations where in a program demands larger number of variables. So instead of writing so many variable names and memorizing so many variable names, we try to create one larger memory area. We try to create one larger memory area जो कि एक ही नाम के थ्रू पहचाना जाएगा, और उसके अंदर कंसेक्यूटिव एड्रेसेस में या सब्सिक्वेंट एड्रेसेस में हमारे पास सारे के सारे वैल्यूज स्टोर किए जा सकते हैं। समझ में आया एक बार में, या कुछ छूट गया? सर अभी जो लास्ट लास्ट पे बोल रहे थे ना उसको थोड़ा सा एक बार और बताइए। ओके, सो फिर से विजुअलाइज करते हैं कि वी हैव 350 वेरिएबल्स टू टाइप। सभी वेरिएबल्स एक ही डेटा टाइप के हैं, आइदर इंटीजर टाइप के हैं या फ्लोट टाइप के हैं। ठीक है, तो 350 वेरिएबल्स एक ही टाइप के हैं। इशू क्या है 350 वेरिएबल्स में? सर इतना लिखना पड़ता है, बहुत मेहनत है, हम भूल सकते हैं, मिस्टेक हो सकता है। अगेन 350 वेरिएबल्स को कितनी बार लिखोगे? एक बार वेरिएबल डिक्लेयर करने के टाइम लिखोगे, फिर उनको जब इनपुट कराओगे तब लिखोगे, फिर जब उनको अगर कैलकुलेट करना हो उनके साथ कुछ तो तब यूज करोगे, फिर जब प्रिंट करना हो तब। तो 4 से 5 बार 350 वेरिएबल्स को लिखना या 400-500 वेरिएबल्स को लिखना, ये कोई टाइम सेविंग या कोई एफिशिएंट प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा रीजन क्या समझ में आया कि वेरिएबल्स जब हम लिखते हैं, उसमें जब वैल्यू स्टोर कराते हैं, तो ये वेरिएबल्स रैंडमली मेमोरी एलोकेट हो जाते हैं। कोई गारंटी नहीं है, या कभी इस चीज का रूल में बात नहीं आता है कि वेरिएबल्स अगर आप साइड बाय साइड लिख रहे हो तो मेमोरी भी एलोकेट साइड बाय साइड होंगे। नो, नेवर। वो रैंडमली होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स केयर ऑफ दीज थिंग्स। तो इन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए प्रोग्रामर्स ने इंट्रोड्यूस किया कि विल स्टार्ट विथ अरे। अरे क्या है? इंस्टेड ऑफ टेकिंग different memory spaces for each value or each variable, आप
अपना साइज बता दो आपको कितना वैल्यू रखना है और किस टाइप का वैल्यू है। अगर हम इंटीजर टाइप का कंसीडर करें तो इंट अरे नेम कुछ होगा ABCD समथिंग लाइक दैट। सो हम लोग मार्क्स के बारे में बात करें तो आई विल कीप माय अरे नेम एज मार्क्स। सो आई विल डिक्लेयर इंट marks and then I'll declare the size. How much do I require? Let's say 350. हम लोग बात करें 350. That's it. अब ये पूरा का पूरा 350 वैल्यूज एक ही नाम से पहचाना जाएगा, दैट इज मार्क्स। सो दिस इज व्हाट एन अरे लुक्स लाइक। यहाँ पे ये मार्क्स जो है ये मेरा अरे का नाम हो गया। अरे जो है अपने अंदर 350 वैल्यूज स्टोर कर सकता है ऑफ इंटीजर टाइप। दिस इज व्हाट दिस लाइन मीन्स। फिर से पढ़ रहे हैं। दिस इज द नेम ऑफ माई अरे मार्क्स। My this array marks is capable of storing at max 350 values of integer type। मतलब 350 वैल्यूज अपने अंदर वो स्टोर कर सकता है इंटीजर टाइप का। इफ यू वांट टू चेंज द साइज यू कैन चेंज इट। 350 को आप 35 कर दो, 49 कर दो, एनी सच वैल्यू। ठीक है, उतना वैल्यू के लिए वो स्पेस एक ही साथ में लार्जर एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, लार्जर एरिया का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। हम लोगों को पता है क्या, सी प्रोग्रामिंग में इंटीजर डेटा टाइप के लिए वी रिक्वायर 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो 4 इंटू 350, 4 इंटू 350 जितना भी होता होगा उतना बाइट्स या किलो बाइट्स ऑफ मेमोरी वो ऑक्यूपाई करेगा एक साथ, कहीं पे भी डिसजॉइंट नहीं रहेगा। वन आफ्टर अनदर आफ्टर अनदर आफ्टर अनदर एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। तो इससे हम लोग को बेनिफिट क्या मिल रहा है, कोई बता सकते हो अरे से? सर एक तो मेमोरी हमारा कम यूज हो रहा है और दूसरा कि उसमें जब हम नॉर्मल प्रोग्राम में लिखते हैं तो उसमें वेरिएबल्स का जो स्टोर है वो अलग अलग जगह पर रहता है और इसमें एक ही जगह पे मतलब एक सीक्वेंस में सारे डेटा हमारे एक ही साथ है। एनी अदर आंसर? योर फर्स्ट आंसर वाज बाय द वे इनकरेक्ट कि हमारा स्पेस कम लगता है। इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस लग रहा है, चाहे 350 वेरिएबल्स बना लो या 350 वैल्यूज का आप। हाँ 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 सर, हाँ ऑक्यूपाई तो करेगा सेम। हाँ बस हाँ वही सेम है, एक करेगा। जगह पर है। जी जी। हाँ, एनी अदर आंसर? सरिता आपको क्या लगता है अरे यूज करने का मेरिट्स? ओके, आई से द एडवांटेज। आपको अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना था आपको 300-350 नाम याद रखना पड़ता, अभी सिर्फ एक ही नाम याद रखना पड़ रहा है। दिस इज द बिगेस्ट मेरिट, बिगेस्ट एडवांटेज एज कंपेयर टू अरे, एज कंपेयर टू वेरिएबल्स। जहां आप पहले 350 नाम रखते, M1 M2 M3 M4 M35 M350 तक, अब क्या है, सिर्फ आप एक नाम याद रख रहे हो, मार्क्स। तो जहां एक ही नाम से काम बन सकता है, व्हाई शुड वी यूज और क्रिएट एक्स्ट्रा नेम्स? अपना ही बर्डन हो जाएगा। तो उसको ओवरकम कर दिया पहला। दूसरा एडवांटेज जो आई थिंक प्रेरणा प्रेजेंट कर रही थी कि क्योंकि हम एक लार्जर एरिया ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं कंजिक्यूटिव, तो वहां पे क्या है, सारे के सारे वैल्यूज साइड बाय साइड बसे हुए हैं। पहला वैल्यू है कहीं पोजीशन पे, फिर उसके 4 बाइट्स के बाद दूसरा वैल्यू है, फिर उसके 4 बाइट्स के बाद तीसरा वैल्यू एंड सो ऑन। तो आपको सभी वैल्यूज का एड्रेस याद रखने का जरूरत नहीं। You only require to memorize or to have an understanding of the first values एड्रेस। आपको सिर्फ उस अरे के पहले वैल्यू का एड्रेस याद रखना या पता करना पड़ेगा। द मोमेंट यू गेट टू नो द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट वैल्यू ऑफ एन अरे, उसमें हमको पता है कि इंटीजर टाइप है तो +4 बाइट्स के बाद नेक्स्ट आएगा, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वैल्यू जो +4 बाइट्स के बाद आएगा, एंड द प्रोसेस विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग विद एन इंक्रीमेंट ऑफ +4। ठीक है, आई होप सो कि जितना हम थ्योरेटिकली समझाना चाह रहे हैं वो क्लियर हो रहा है दोनों को। सरिता एनी डाउट? यस सर। नो सर, नो डाउट। सर एरे का साइज जो रहता है सर वो फिक्स्ड रहता है?
प्रोग्राम जब हम रन करते हैं तब वो लॉक हो जाता है। हुँ। हम प्रोग्राम रन करने के बीच में हम प्रोग्राम में साइज़ बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। ये अरे का एक डिमेरिट है। आपने पूछ दिया तो बताना पड़ा। ये यस एक सर। अरे का डिमेरिट है कि उसका साइज़ जो है स्टैटिक हो जाता है व्हाइल वी आर एग्ज़ीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। उसको भी ओवरकम करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा लिंक्ड लिस्ट इंट्रोड्यूस हो गया, स्टैक आ गया। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने क्या किया जैसे जावा और सी प्लस प्लस ने अरे का रिप्लेसमेंट लिया है वेक्टर्स। वेक्टर भी अरे के ही जैसा दिखता है या काम करता है, बस एक ही फ़र्क है क्या? उसमें हम लोग डायनामिकली मेमोरी को बढ़ा या घटा सकते हैं। एक फिक्स साइज़ हम लोग बोल सकते हैं कि भाई अगर ज़रूरत पड़ेगा तो 5 नया स्पेस क्रिएट कर देना। अगर ज़रूरत पड़े तो 8 नया स्पेस क्रिएट कर देना और ये रिपिटिटिवली चलता रहता है कि जब-जब आप बढ़ाना चाहोगे, अगर एक वैल्यू भी बढ़ाना चाहोगे तो 5 ही बढ़ेगा या अगर आप एक वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो 8 ही बढ़ेगा, जैसा आपने वहाँ पे मेंशन कर रखा होगा कितना साइज़ बढ़ना चाहिए। तुम बोलोगे नहीं ओके हमको सर। एक ही वैल्यू चाहिए, वैसा नहीं है। एक वैल्यू के लिए भी आप 5 लोगे, 5 वैल्यू के लिए भी आप 5 लोगे। तो अभी हम लोग सिर्फ अरे में स्टिक करते हैं, तो ये अरे का एक डिमेरिट था, तो मेरिट और डिमेरिट समझ में आ गया। सो बेसिकली अब पूछा जाए कि अरे है क्या? सो अरे इज़ अ सेकेंडरी डेटा टाइप। हमारे पास डेटा टाइप 2 तरह का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा टाइप से हमारे पास इंट, फ्लोट, डबल, कैर ये सब आ जाते हैं, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जो कि इनबिल्ट या लाइब्रेरी डेटा डेटा टाइप्स होते हैं। अरे क्या है? अरे इज़ अ सेकेंडरी डेटा टाइप। सेकेंडरी डेटा टाइप में क्या होता है? सेकेंडरी डेटा टाइप्स आर दोज़ डेटा टाइप्स व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी डेटा टाइप्स। जैसे अरे हम बना रहे हैं, तो पूछेगा तुमसे इंटरव्यूअर पूछेगा, एग्ज़ाम में पूछेगा, अरे ऑफ व्हाट टाइप? इंटीजर टाइप है या फ्लोट टाइप है, कौन से टाइप का है? सो अगेन अरे विल ऑलवेज़ बी ऑफ एनी प्रिमिटिव डेटा टाइप ओनली। अभी जैसे आपने पूछा स्ट्रिंग के बारे में, सो स्ट्रिंग हम लोग का जो सी प्रोग्रामिंग में बनता है, वो अगेन कैरेक्टर अरे पे बनता है। सो अरे ऑफ कैरेक्टर्स इज़ आल्सो अ स्ट्रिंग, तो वहाँ पे हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप लेकर के चलेंगे। ठीक है? समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये हो गया अरे क्या है? तो अरे के बारे में हम लोग अभी यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास से फिर इसका प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। अ, ओके। सो ये डेफिनेशन हो गई। एन अरे इज अ सेकेंडरी डेटा टाइप दैट इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यूज एंड दीज वैल्यूज मस्ट बी ऑफ सेम टाइप। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना अरे का डेफिनेशन जो है वो इनकम्प्लीट या रॉन्ग हो जाता है। अगर डिफरेंट टाइप के वैल्यूज हैं तो आप वहाँ पे अरे यूज नहीं कर सकते हो। अगर किसी का मार्क्स
इंटीजर में है, बाकी किसी का मार्क्स अगर फ्लोट में है, तो आपका डिफरेंट डेटा टाइप जहाँ पे यूज हो रहा है वहां पे आप अरे यूज नहीं कर पाओगे। आइदर ब्रिंग ऑल द वैल्यूज और इनपुट वैल्यूज इनटू द सेम डेटा टाइप प्लेटफॉर्म, कि भाई सभी वैल्यूज मेरे इंटीजर टाइप रहेंगे, नहीं सभी वैल्यूज मेरे फ्लोट टाइप रहेंगे, तब हम अरे बना सकते हैं। अदरवाइज अगर सेपरेट डेटा टाइप्स रहेंगे सबके, तो वहां पे अरे क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। सो पहला ये रूल होना चाहिए। उसके बाद अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द अरे इज डिफाइंड बाय द टोटल साइज ऑफ अरे। आपका अरे का साइज क्या है? फॉर एवर एग्जांपल वी हैव कंसीडर्ड द टोटल साइज एज 350 along with the data type of those elements. Data type was int, so int के लिए we require 4 bytes and total capacity is 350, so 350 into 4 bytes, that will be the total amount of memory required for an array. सिंपल सा बात है। few more things that one should remember. सिंस अब हाँ एक इंटरेस्टिंग चीज रह गई कि अरे का नाम तो हमारा एक ही है, तो उसमें हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे बिटवीन द एलिमेंट्स? लेट्स से 5 एलिमेंट का हमने एक अरे बनाया है, तो अरे का नाम तो एक ही है, लेट्स से मार्क्स नाम से अरे है, तो हम 5 एलिमेंट को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे फ्रॉम ईच अदर? एनी आइडिया? आराम से इसको पढ़ करके देखिए, ठीक है? कोई डाउट है, कोई बात नहीं समझ में आई हो, फील फ्री टू आस्क, और समझ में आ जाए तो भी बता दीजिए। यस सर, समझ में आया। गुड। सरिता? यस सर। फाइन, ठीक है। तो ये थ्योरी हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास से इसका टाइप्स ऑफ अरे और प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, और अरे होल्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस। इसमें हम लोग को सर्चिंग और सॉर्टिंग दो चीज पढ़ लेना है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, जब भी अरे का जिक्र आता है तो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग पे ही बात आकर के रुक जाती है, और 2 डायमेंशनल अरे अगर हमारे सिलेबस में होगा देन डेफिनेटली हम लोग उसको भी कवर अप करेंगे।
Now I require help from you guys कि आप लोग थोड़ा सा टाइम निकालिए प्लीज और चीजों को स्पीड अप कीजिए. आई डोंट वांट के ओके सॉरी. ठीक है, क्योंकि आपके पास असाइनमेंट्स कलेक्ट होते जा रहे हैं और टॉपिक्स जो है दिन ब दिन कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा होता चला जाएगा. बैकड्रॉप में कुछ ना ही रखें, फिर अगेन फेस्टिव सीजन आ रहा है, दीपावली है, छठ है, उसका छुट्टी कुछ हो जाएगा, आप उसमें बिजी हो जाओगे. तो उससे पहले कि आपका फंक्शन स्टार्ट हो जाए फेस्टिव सीजन, थोड़ा सा 2-3 दिन स्ट्रगल करके पेन लेकर के प्लीज अब तक का जो टॉपिक्स हम लोग कवर किए काइंडली उसको एटलीस्ट रिफ्रेश करके उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए. ठीक है. ओके, एनी अदर डाउट्स? नो सर. नो सर. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय. थैंक यू सर. सर.